अच्छा यार देखिए, एक छोटा सा इशू ये है कि हमारे पास जो आइज़ा 600 है, ठीक है, इस आइज़ा 600 के अंदर काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैंने एक काम ये करा है इसके अंदर कि मैं छोटा सा आपको एक हैंडआउट दिखा दूँ। तो एक सॉर्ट ऑफ स्मार्ट हैंडआउट बनाया है जिसके अंदर हमें पूरी साइकिल समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद जितने भी आपके पास IFRS हैं, आइज़ा 600 की जितनी भी रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों, उन सारी रिक्वायरमेंट्स का हमने काम ये करा है कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लीडरशिप से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो मैंने करा ये कि मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए और उन क्वेश्चंस के बराबर में आपके लिए आंसर्स लिख दिए, सही है। तो कुछ ये 8 से 9 पेज का हैंड आउट है जिसको हम कोशिश करेंगे आज के क्लास में थोड़ा बहुत कवर करें। तो इससे होगा ये कि हमारे पास आइज़ा 600 में इंशाल्लाह में ग्रिप थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी और पेपर में कहीं से भी सवाल आएगा तो बड़ा आराम से हम कर लेंगे। बेस्ट हो गया ये। और फिर उसके बाद हम एक इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसका अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सीन क्या है बच्चों, देखें थोड़ा सा अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊँ तो बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास जो भी नॉर्मल ऑडिट में हमारे पास एक्सेप्टेंस होता है, प्लानिंग होता है, परफॉर्मेंस होता है, कंक्लूडिंग होता है और रिपोर्टिंग होता है, सही है। तो हमारे पास एक्सेप्टेंस है, प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है, कंक्लूडिंग है, रिपोर्टिंग है। मेरे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक्सेप्टेंस में आप एथिक्स देखते हो, इंटेग्रिटी वगैरह देखते हो, ठीक है। प्लानिंग में आप इंगेजमेंट लेटर बनाते हो, प्लानिंग फेज में आप जो है वो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कर रहे होते हो, प्लानिंग में आप मटीरियलिटी डिटरमाइन कर रहे होते हो, ऐसा ही है। परफॉर्मेंस फेज में आप पूरी 500 की सीरीज अप्लाई करते हो ताकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको। कंक्लूडिंग में आप सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर काम करते हो, गोइंग कंसर्न के ऊपर काम करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, कंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हो और फिर जाके आप मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट या डायरेक्टर को या शेयर होल्डर को एक रिपोर्ट इशू करते हैं। यहाँ तक आवाज क्लियर है? सुन लो, बड़ी जबरदस्त इक्वेशन सिखा रहा हूँ, तो वो हम कर क्या रहे हैं कि हम 100-150 पेज के आइज़ा 600 को किसी तरीके से 10 पेज पे लेके आ रहे हैं और फिर उस 10 पेज को भी किसी तरीके से 1 पेज पे लेके आ रहे हैं। तो सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है और वो ऑडिट कर रही है, अगर एक ऑडिट फर्म है और वो ऑडिट कर रही है कंपनी एच की, सही है। अगर एक ऑडिट फर्म जो है कंपनी एच की ऑडिट कर रही है, इसका मतलब है ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई है क्या एप्लीकेबल होगी? ये सारे काम करोगे? हाँ, सारे काम करूंगा। अच्छा, अगर इस कंपनी एच की एक सब्सिडरी है कंपनी एस, 100% ओन्ड है, लेट्स से। अब जो ऊपर लिखा है, अच्छा, अब ये कंपनी एच के पहले अब जो थे, पहले क्या था? पहले इन्वेंट्री 100 की आ रही थी, अब 50 की और ऐड हो जाएगी और 150 की आ जाएगी। क्या इस 100 रुपए के ऊपर आप काम कर रहे हैं बच्चों? क्या ऑडिट फर्म इस 100 रुपए के ऊपर काम कर रही है? इस 50 रुपए का फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म कोई और है, अनदर ऑडिट फर्म लिख देता हूं मैं, तो कुल बना के बैलेंस बन गया 150 रुपए का। क्या इस 150 रुपए में से 100 रुपए के ऊपर आपने ये अप्लाई करा है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं मुझे अगर इस 150 रुपए के ऊपर एविडेंस लेना है तो क्या मुझे ये सब अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ जी, सुनना, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये सब अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस 50 रुपए के लिए अगर ये ऑडिट फर्म इस अनदर ऑडिट फर्म के काम पे रिलाई करने जा रही है तो इसका मतलब है जो अनदर ऑडिट फर्म है कंपनी है जिसमें इन्वेंट्री का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 50 रुपए का, जो कि उठ के ऊपर आया और 150 रुपए का बैलेंस बन गया। और अब इस 150 रुपए के ऊपर ऑडिट फर्म ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देनी है। तो बच्चों, इसका मतलब है ये जो ऑडिट फर्म है, ये वाली जो ऑडिट फर्म है, ये इस पूरे रिक्वायरमेंट को अप्लाई करेगी प्लस एक और स्टैंडर्ड अप्लाई करेगी जिसका नाम क्या है? आइज़ा 600। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, आइज़ा 600 क्या है? आइज़ा 600 के अंदर एक्सेप्टेंस भी है, आइज़ा 600 के अंदर प्लानिंग भी है, आइज़ा 600 के अंदर परफॉर्मेंस भी है, कंक्लूडिंग भी है और रिपोर्टिंग भी है। अच्छा, अगर आइज़ा 600 के अंदर सब कुछ है तो मुझे बताएं ये सारी चीजें कितने पेजेस की बनती हैं? 1000 पेजेस की। ऐसा ही ना, वॉल्यूम 1 आप देख ले कितना का होगा, 1000 पेज का तो होगा ना यार। अच्छा, लेकिन आइज़ा 600 उस 1000 पेज में से कितने पेज का है? 100 पेज का। तो सर ये क्या बात हुई कि जब आइज़ा 600 के अंदर भी एक्सेप्टेंस आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है, परफॉर्मेंस आ रहा है, कंक्लूडिंग आ रहा है, रिपोर्टिंग आ रहा है, तो जब ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये 100 पेज का कैसे हो सकता है? ये 100 पेज का इसलिए है बिकॉज बकिया जो 900 पेज है वो तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर ही रहे हो ना भाई समझ आ रही है भाई? इस 100 रुपए के ऊपर तो आप ऑलरेडी 900 पेजेस अप्लाई कर रहे हो। मसला किस चीज़ के ऊपर है? मसला इस 50 रुपए के ऊपर है। इस 50 रुपए के ऊपर अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है तो ये जो जितनी भी एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंक्लूडिंग, रिपोर्टिंग, ये जो सारी की सारी बात करता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ, क्या यहाँ तक बात समझ आती है?
ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो इसका मतलब है ग्रुप ऑडिट आइजा 600 में हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस, पहली हेडिंग आती है लेट से एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के तो बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज है ना बच्चों, जो मिला के 1000 पेजेस बनते हैं। क्या ये सारे के सारे क्राइटेरिया आइजा 600 में कवर हुए होंगे? नहीं, सिर्फ वो होगा जो ग्रुप ऑडिट से परटेन करता है। तो मेरी बात सुनिएगा, एक्सेप्टेंस हमारे पास 4 प्रोसीजर सही है, इंटेग्रिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस और एस्टेब्लिश द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। याद आ रहे हैं ये 4 पॉइंट्स? ये कहाँ लिखे हुए हैं? आइजा 300 में लिखे हुए हैं बच्चों, ऐसा ही है। और यही एक्सेप्टेंस जब आइजा 600 में आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेट से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या कि जी इवेल्युएट कर लो क्या तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर पेपर में एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल आता है और ग्रुप ऑडिट है तो क्या ये 4 पॉइंट में कंसीडर नहीं करूंगा? अगर ग्रुप ऑडिट है और आपने एज ए 600 अप्लाई करा और 600 अप्लाई करा, 600 में आपको सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है और पेपर में 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए आ गए, क्या आप ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे मेरे बच्चों? ज़बरदस्त। ये गैप समझ आ रहा है? अगर ये गैप क्लियर है, आगे जाके आइजा 600 बड़ा आसान है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप आइजा 600 पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या, आइजा 600 तो ये कहता है। और असल जो स्टैंडर्ड एंगेजमेंट लेटर का उसमें तो इतनी ज़्यादा बातें लिखी नहीं। आइजा 600 ने सारी की सारी चीज़ों को कॉपी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ उसने बताया कि कौन सी चीज़ जो कि आइजा के 600 के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है। मुझे समझ आइए, बहुत गहरी बात है। और ये ज़रा सी चीज़ यहाँ घूमेगी तो 4 नंबर का सवाल 40 नंबर का भी बन सकता है। अच्छा, अगर मैं आगे जाके आपके साथ जब ये हैंडआउट पे काम करेंगे हम अभी साथ बैठ के, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दूँ, साथ साथ यूँ कर लूँ और मैं स्मार्ट हैंडआउट्स भी रेफर कर लूँगा, टेंशन ना लो, सही है? अच्छा मेरे बच्चों देखो, अब हमने काम ये करना है, मैं एक चीज़ आपको स्मार्ट हैंडआउट से पहले स्ट्रक्चर समझा दूँ। अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो आगे जाके थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहला काम आपने डिटरमाइन करना है कि क्या ऑडिट ग्रुप ऑडिट है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपने ये डिटरमाइन करनी है, सही है? उसके बाद आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, फिर आपने प्लानिंग एंड स्कोपिंग ग्रुप ऑडिट करना है। अगर आप देखें तो मैं चैप्टर 1 को अगर डिस्कस करूँ, डिटरमाइनिंग वेदर द ऑडिट इज़ अ ग्रुप ऑडिट, तो इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने फ़ौरन से हैंडआउट पर जाना पड़ेगा जो आपसे बात करता है किस चीज़ के ऊपर, स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर। तो स्कोप क्या है इसका? आइजा 600 का स्कोप क्या है? अप्लाई टू एन ऑडिट ऑफ ग्रुप एफएस। तो अगला सवाल यह है कि भाई ग्रुप एफएस क्या होता है? ग्रुप एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एंटिटी और बिजनेस यूनिट्स थ्रू अ कंसोलिडेशन प्रोसेस। जब कंसोलिडेशन प्रोसेस की बात आती है तो इसका मतलब है क्या सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनीज होंगी? अगला सवाल ये बनता है, भाई मैं तो आइजा से ही आपको बता रहा हूँ, सही है? और फिर वो नीचे एक्सप्लेनेशन देता है, द कॉन्सेप्ट इज वाइडर देन अ नॉर्मल पेरेंट सब्सिडरी कंसोलिडेशन एंड कैन इंक्लूड द कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एग्रीगेशन ऑफ ब्रांचेस और डिवीजन। तो इसका मतलब ये है, कि एक ब्रांच है वो सब्सिडरी नहीं है, सही है? अगर कोई डिवीजन है, एक सेपरेट बिजनेस यूनिट्स है, लेकिन उसके नंबर्स यहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके ऊपर भी आप ग्रुप ऑडिट अप्लाई कर सकते हो मेरे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो ये हमेशा याद रखना, आइजा 600 का स्कोप सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आपका कोई शेयर्ड सर्विस सेंटर है, सही है, एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड सर्विस सेंटर, तो उसके नंबर्स मेरे पास आके मर्ज नहीं हो रहे थे, लेकिन वो नंबर्स मुझे कम्युनिकेट कर रहा था, एक सेपरेट डिवीजन है। अगर आप में से किसी ने पीएनजी को ऑडिट कराओ तो पीएनजी का एक शेयर्ड सर्विस सेंटर है जो कि माल्टा में बैठा हुआ है, सही है? वो सारी अकाउंटिंग कर रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है। तो आइजा 600 के हिसाब से मैंने बैठ के उसका आइजा 600 के स्कोप में फॉल कर जाएगा। हालांकि कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, बट सारी की सारी अकाउंटिंग वगैरह जो है वही से हो रही होती है। क्या स्कोप क्लियर है? एक और चीज़ सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज हैं, एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर है, लेकिन ग्रुप ऑडिट डिसाइड करता है कि नहीं यार मैं तो कंपोनेंट ऑडिटर को इंगेज ही नहीं करूंगा, तो फिर 600 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। क्या तक बात समझ आती है? सबसे पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं हम, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मसला ये है मेरे बच्चों, इस इक्वेशन में एक पार्टनर यहाँ भी है, इस डायग्राम को वापस से बना लेते हैं। PwC होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है KPMG। भाई अब KPMG का भी एक एंगेजमेंट पार्टनर है, PwC का भी एक एंगेजमेंट पार्टनर है, और सब्सिडरी यहाँ पे जाके क्या होने जा रही है? कंसोलिडेट होने जा रही है। और इस कंसोलिडेशन के ऊपर कौन ओपिनियन दे रहा है? इस कंसोलिडेशन के ऊपर जो है ओपिनियन दे रहा है वो PwC दे रहा है। तो इसका मुझे बताएं, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होगी, KPMG की या फिर PwC की? ज़बरदस्त सिंपल सवाल। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, सही है। लेकिन ग्रुप मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा था जिसमें पता नहीं 100-150 सब्सिडरीज थी उनकी, तो उसमें ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर में असाइन समवन फ्रॉम इट्स टीम टू असिस्ट द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर।
तो 100-150 जितने भी कंपोनेंट्स थे, उनके साथ जो ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस थे, उनके साथ जो कम्युनिकेशन थे, उनकी सारी डिलीवरेबल्स थे, उन सब में ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर ने मुझे नॉमिनेट करा था और मैं इन सारे प्रोसेस में ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर को असिस्ट कर रहा था। अच्छा, अब सुना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की रिक्वायरमेंट क्या है? द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर। तो सर क्या एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस में नॉर्मली मैं सिर्फ इतना ही देखता हूँ? अगर मैं अगर आपकी थोड़ी सी याददाश्त वीक है तो मैं एक काम ये करता हूँ, अगर मुझे आइजा 300 दिख जाए यहाँ पे, याद आ रहा है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़? अच्छा, लेकिन मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? यहाँ पे आइजा 600 में एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसका मतलब है जब ग्रुप ऑडिट होगा तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करूंगा? नहीं, मैं उन 4 को भी कंसीडर करूंगा, लेकिन आइजा 600 ने उन 4 पॉइंट्स को वापस से डुप्लीकेट नहीं किया है मेरे बच्चों। ये गैप समझ आ रहा है? अगर ये गैप समझ आ जाएगा तो 90% अगर तुम पढ़ चुके हो और 90% ऑडिट में तुम्हारी ग्रिप है तो 90% आंसर तो तुम लिख सकते हो। अच्छा, सवाल ये है, सवाल सुनना बच्चों, मैंने इस हैंडआउट को बनाया कैसे है मुझे बता दो, अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मैंने कहा भाई रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की रिक्वायरमेंट ये है। अच्छा, अगर ये रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की, अगर ये रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस की, जी, मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन। तो अगला सवाल ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ऑब्टेन कर सकता हूँ? तो कैसे पता चलेगा? तो आप अंडरस्टैंडिंग लें, सही है, ग्रुप का स्ट्रक्चर समझें, उसकी एक्टिविटीज़ को समझें, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, शेयर्ड सर्विस सेंटर, कंसोलिडेशन प्रोसेस। आप ये असेस करें कि क्या ग्रुप ऑडिटर विल हैव द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द ग्रुप एंड कंपोनेंट, विल बी एबल टू परफॉर्म नेसेसरी वर्क ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? तो इसका मतलब क्या, ये तो 3 से 4 नंबर का स्ट्रेट सवाल है आपके पास पेपर में कि जी 10 कंपोनेंट्स हैं, 15 कंपोनेंट्स हैं और वो आपसे सवाल पूछता है बताएं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब आपने एक्सेप्ट करना हो, सही है, अगर वो आपसे सवाल पूछे कि बताएं एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर सवाल फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल वो आपसे कहता है जी कैसे पता चलेगा, सवाल कहता है एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस में क्या करना है, आप ये 1 पॉइंट लिखेंगे। जब आप 1 पॉइंट लिखेंगे तो आप कहेंगे आइजा तो खत्म हो गया। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा बच्चों, आपने फ़ौरन से आइजा 300 में रेफर करना है और वहाँ जो 4 पॉइंट्स आपने लिखे हैं आप वो भी लिखेंगे, वो भी एप्लीकेबल होंगे। ये गैप समझ आ रहा है तो ज़िंदगी आसान रहेगी मेरे बच्चों। तो जब भी ग्रुप ऑडिट का सवाल आए और वो आपसे पूछे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रुप ऑडिट बताएं मुझे ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये देखूंगा कि भाई क्या मैं ये देखूंगा कि क्या मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस कंसोलिडेटेड नंबर पे ऑब्टेन कर सकता हूं नहीं कर सकता, और इसके लिए क्या मैं कंपोनेंट ऑडिटर तक रसाई मेरे पास होगी कि नहीं होगी, कंपोनेंट मैनेजमेंट तक रसाई मेरे पास होगी कि नहीं होगी, इस कंपोनेंट तक मेरे पास रसाई होगी कि नहीं होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया बच्चों। तो अगर कहो तो मैं आइजा 600 इस तरीके से पढ़ा दूं, तो सवाल पढ़ा दूंगा, एक सवाल के बाद अगला रेलिवेंट सवाल होगा और इसके तरह हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और 100 पेज की चीज़ हमारे पास कुछ 8-10 पेज के अंदर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे वो आपको मजीद गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जी अगर इनिशियल इंगेजमेंट होगी, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे लो। अब आप समझ रहे हो बच्चों, ये स्ट्रेट सवाल है जो कि आपसे पूछ सकता है आइजा 600 में कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है। तो अगर मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, सही है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? वो कहता है ना कि जी आप इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? मुझे मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है, मुझे ग्रुप 2 विद गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझे ग्रुप मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है, मुझे कंपोनेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है, मुझे पिछले ऑडिटर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाउ, ये कुछ मेथड्स है मेरे पास। ये एक चीज़ किससे रिलेट करती है? व्हाट अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, मैंने इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि क्या मुझे इन मैटर्स को कंसीडर करना है, व्हाट मैटर्स टू कंसीडर एंड हाउ टू कंसीडर दोस मैटर। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। डन हो गया बच्चों? अब ये सुन लो, कितना ज़बरदस्त सवाल है मेरे बच्चों, सुनो। व्हाट इफ, भाई अगली पॉसिबिलिटी तो ये निकलती है कि जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, मेरी बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस करते हुए आपने ये देखना है कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इसके लिए आपने कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे, और इस फैक्टर्स की रसाई कैसे मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों से मिलेगी। बड़ा आसान है। व्हाट इफ कि सारा काम करने के बाद आप कंक्लूड करें कि भाई मुझे तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे? तो अगला सवाल आपके सामने पेश हो गया, व्हाट इफ एक्सेस टू द कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और क्या सिनेरियो हो सकता है? भाई जंग चल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, सिविल अनरेस्ट चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती,
कोविड आ गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, या लॉ रेगुलेशन ने रिस्ट्रिक्शन दी हुई कि वो नहीं दे सकता। अब इस केस में आप क्या करेंगे? तो बच्चों ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पॉइंट्स को मेरे साथ गौर से समझ लें। ये पॉइंट्स एक्सेप्टेंस फेज़ में भी आपके लिए रेलिवेंट है और ये पॉइंट आपके पास परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग फेज़ में भी रेलिवेंट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं पढ़ा आपको एक्सेप्टेंस फेज़ रहा हूँ, लेकिन सवाल इस तरीके से भी वो बना सकता है कि आप ऑडिट कर रहे हैं और अचानक से जंग छिड़ गई, आप परफॉर्मेंस फेज में, तो क्या मैं इन प्रोसीजर्स को कंसीडर नहीं करूंगा? क्या मैं इन ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को कंसीडर नहीं करूंगा मेरे बच्चों? तो अगर सुनिएगा मेरी बात को, सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि भाई केपीएमजी पीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। केपीएमजी पीडब्ल्यूसी को, अगर केपीएमजी पीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो कहता है जी मेरी जुरिस्डिक्शन से बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती, तो विजिटिंग द लोकेशन ऑफ द, तो मैं कहूँगा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारी फाइल तुम्हारे लैपटॉप पे डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर लूँगा। डन हो गया? तो मैं विजिट कर सकता हूँ, मैं जूम कॉल टीम्स में कॉल रख के जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता हूँ। मैं कंपोनेंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ठीक है, तुम क्लाइंट के वर्किंग पेपर, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट का जीडीएन, क्लाइंट का जीआरएन नहीं भेज सकते, लेकिन तुम एटलीस्ट एक मेमोरेंडम तो मुझे बना के दे सकते हो कि क्या रिस्क था, तुमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या सैम्पलिंग करी, कितने सैंपल्स आए, क्या रिजल्ट्स रहा, एटलीस्ट मुझे ये तो बता सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और उसके बाद तुम चाहो तो कंपोनेंट ऑडिटर से डिस्कस कर सकते हो कि बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या एविडेंस रीच हुआ मेरे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आई कैप का एक फेवरेट सवाल बनेगा इस अटेम्प्ट में कि जंग छिड़ गई, कोविड आ गया, ये हो गया, वो आ गया, बताएं आप जो है अब किस तरीके से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने एक्सेप्टेंस फेज में भी कंसीडर करना है और ये आपने परफॉर्मेंस फेज में भी कंसीडर करना है मेरे बच्चों। के यहाँ तक बात समझ आती है? प्लीज़ यार बच्चों, एक अच्छी चीज़ है तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा फायदा हो जाए। ये एक्सपेक्टेड है, पैराग्राफ A148 है मेरे ख्याल से, इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स कंसीडर किए। अगला पॉइंट, अब आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया है मेरे बच्चों। जब क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया तो अगला फेज कौन सा होता है? क्लाइंट एक्सेप्टेंस हो चुकी है, अगला फेज कौन सा होगा? प्लानिंग में। प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ क्या होगी भाई? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो कहता है कि जी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखवा दें कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा। मेरे बच्चों अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दो कि क्या आइज़ा 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सिर्फ यही मैटर्स आते हैं क्या? तो आपके लिए मैंने एक स्टूडेंट कॉर्नर बना दिया है, जिसमें आपको बता दिया है मैंने कि आपने आइज़ा 210 को रेफ़र करना पड़ेगा फॉर मोर डिटेल्स। आइज़ा 600 ओनली कवर्स फ्रॉम ग्रुप ऑडिट पर्सपेक्टिव। ये वही लाइन है जो मैं क्लास के स्टार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर ये लॉजिक और लिंकिंग आपको समझ में आ जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। अब चाहे वो आपसे 1 नंबर का सवाल पूछे या आपके पास 10 नंबर का सवाल पूछे, आपके पास मटीरियल इंशाल्लाह अब रेडी होगा बच्चों। अगर एंगेजमेंट लेटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, एंगेजमेंट लेटर फाइनल हो चुका है, सही है, और एंगेजमेंट लेटर फाइनल के बाद फॉर एग्जांपल किसी न किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, वो रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसके एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, तुम इतना ज़बरदस्त तुम्हें समझो मेरी बात को कि रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड द क्या मतलब? पीडब्ल्यूसी है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी 1 है और होल्डिंग कंपनी की एक एसोसिएट है। मैं इसको A1 कह रहा हूँ और उसको मैं NCI भी कह रहा हूँ। NCI का मतलब बच्चों, NCI का मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर अच्छा ये क्या है, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करती है तो क्या सब्सिडरी की मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करती होगी? क्या सब्सिडरी के डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करती होगी? अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बोलेगा पीडब्ल्यूसी तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो प्रोवाइड कर देना, क्या सब्सिडरी मना कर सकती है होल्डिंग कंपनी को? लेकिन क्या ये एसोसिएट इस होल्डिंग कंपनी को मना कर सकती है? बच्चों समझना, ये बता रहा हूँ, ये पेपर में सिनेरियोज इस तरीके से आ रहे होंगे, सही है, और बहुत मेहनत से ये हैंड आउट मैंने बनाया है, सुनिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है पीडब्ल्यूसी एंगेजमेंट लेटर जब होल्डिंग कंपनी के साथ बना रही है तो कहती है मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए S1 का, मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए A1 का। अब जैसे ही A1 आया एंगेजमेंट लेटर में तो होल्डिंग कंपनी ने कहा भाई मैं उसको कंट्रोल नहीं करती, 10-15% होल्डिंग है, एक मेरा टुच्चा सा डायरेक्टर वहाँ पे बैठा होता है, उसकी भी इतनी नहीं चलती है, सही है, तो मेरे पास तो वहाँ पे एक ही डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के रिकॉर्ड का एक्सेस इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? यस, इसने कहता है बिल्कुल है। इसने कहता है भाई ये तो, लेकिन इसने कहता है ये रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है। हाँ जी, ये रिस्ट्रिक्शन तो आपकी जो है वो आउटसाइड द
कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है। अगर ये आउटसाइड तो फिर आप तो इसका तो फिर तरीक़ेकार क्या होगा, आप ये चेक करें कि क्या कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या कोई पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड करने की कोशिश करें मेरे बच्चों। सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा पहले मुझे बताओ, अब सुनो, अब पेपर में अगर ये सवाल आता है, अगर पेपर में मेरे बच्चों ये सवाल आता है, क्या A1 आइजा 600 के स्कोप में फॉल करता है? क्यों? क्योंकि A1 का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 15% इस होल्डिंग कंपनी में शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा। तो इस प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या काम करा भाई? इस प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या काम करा? इस प्रॉफिट के ऊपर तो KPMG काम कर रहा है भाई। अब मुझे बताओ, क्या आइजा 600 ग्रुप ऑडिट अप्लाई होगा? आप एक ऐसे नंबर के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो जिसमें से एक नंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट का आ रहा है जिसके ऊपर आपने कुछ काम नहीं करा। क्या आइजा 600 मेरे बच्चों अप्लाई होगा? यस, आइजा 600 अप्लाई। तो जब भी सवाल है तो आप कहोगे भाई आइजा 600 के स्कोप में है और ऑडिटर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। चूंकि ये जो स्कोप लिमिटेशन है ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है, तो मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा विच इज़ दिस एंड दिस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये 4-4, 6-6 नंबर के सवाल है जो कि आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चों। बेहतरीन हो गया। मुझे एक बार वापस से कंफर्म कर दो सारे के सारे बच्चों, क्या ये अप्रोच समझ में आ रही है जो मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ? तो मैं कंटिन्यू करूँ बिकॉज 9-10 पेज का हैंड आउट है, तो ये आधा पौना घंटा दे दोगे तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आइजा 600 से बिल्कुल जो है वो इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाओगे। बिकॉज आइजा 600 के ऊपर जो आइजा है पूरा वो मैं आपको पूरा रीड करा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है वो ग्रुप मैनेजमेंट भी इंपोज कर सकती है। अगर वो ग्रुप मैनेजमेंट इंपोज करिए तो आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें। एक्सेप्ट कर चुके हैं, विड्रॉल कर दें। विड्रॉल नहीं कर सकते, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लेमर देते हैं। ये सेम हमारे आइजा के कॉन्सेप्ट है। डन हो गया बच्चों? अच्छा, अब जब इंगेजमेंट लेटर भी बन गया मेरे बच्चों तो अगली चीज़ है ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर एक जो है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा। मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जवाब दो, ऑडिट स्ट्रेटेजी का स्टैंडर्ड याद है आइजा 300? थोड़ी देर पहले देखा था भाई, कितनी सारी चीज़ें आइजा 300 में, यही है ना ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग। भाई कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें। क्या ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी की गई हैं? आइजा 600 ने कहा जब आप ग्रुप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपने ये देखना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट पे ऑडिट वर्क विल बी परफॉर्म। कौन से, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने किस कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है। और जब कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए तो फिर जब कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए तो इस कंपोनेंट पे काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? रिसोर्सेस ग्रुप ऑडिटर की होगी। जल्दी से बता दो या रिसोर्सेस किसकी होंगी मेरे बच्चों? कंपोनेंट ऑडिटर। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, लिंकिंग समझ आ रही है मेरे बच्चों को कि स्ट्रेटेजी बनाते हुए 150 चीज़ें और हैं जो कि आप देखिएगा, लेकिन 600 के पर्सपेक्टिव से आपने 2 चीज़ें देखनी है। स्ट्रेटेजी बनाते हुए 2 पॉइंट्स को कंसीडर करना है। कौन से 2 पॉइंट्स? किन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है, क्या इसको सेलेक्ट करना है, किन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। और अगर इन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लिया तो फिर KPMG से काम करवाना है कि खुद करवाना है। कितना आसान हो गया भाई, कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत लाइन लिखी हुई। रिसोर्सेज नीडेड टू परफॉर्म द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट टू विच द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर टू बी इन्वॉल्व्ड। अब वो आपसे कहता है, सुनिएगा मेरी बात को, हाउ टू डिटरमाइन कंपोनेंट्स एट विच टू परफॉर्म द ऑडिट वर्क। पहला वाला पॉइंट आ गया भाई, स्ट्रेटेजी। सुनिएगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेगा बिकॉज अब ये हैंड आउट आप रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। कि अगर वो आपसे कहता है कि जी द कंपोनेंट एट विच द ऑडिट वर्क विल बी परफॉर्म्ड, तो किन कंपोनेंट्स के ऊपर काम होगा, ये आपने, तो भाई ये कैसे डिटरमाइन करोगे किस कंपोनेंट? इसके ऊपर भी गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है कि क्या वो एंटिटी न्यूली फॉर्म्ड है, क्या उसमें सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस हुआ है, क्या उसके अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड पार्टीज़ के साथ, क्या उसमें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के साथ, क्या उसमें एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाइड हुई हैं, क्या डिसएग्रीगेशन है, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड है, क्या मिस स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज प्रायर पीरियड में थी, क्या कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज़ कॉल्ड डिसएग्री। इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट्स पे अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लो, 2 सेकंड दे रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो। किसी पॉइंट में अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझसे पूछ दो, मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब है अगर एक कंपोनेंट में मिस स्टेटमेंट है और डेफिशिएंसीज है, क्या वो कंपोनेंट आप सेलेक्ट करेंगे? अगर एक कंपोनेंट है जिसके नंबर्स इस बार पिछले साल से सिग्निफिकेंटली चेंज हुए हैं, क्या वो कंपोनेंट आप सेलेक्ट करेंगे? अगर एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि रिलेटेड पार्टीज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करता है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पर ट्रांजैक्शन करता है, क्या उस कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करेंगे? अच्छा,
और एक वर्ड इसमें आ रहा है विच इज़ कॉल्ड डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन होता क्या है कि वही इन्वेंट्री कितने की आ रही है, 150 रुपये की आ रही है, जिसमें से 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो है वो होल्डिंग कंपनी से आ रही है, 50 रुपये जो है वो सब्सिडी से आ रही है। बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर ये 50 रुपये सब्सिडी से आ रही है, अब एक और क्वेश्चन समझें, 150 रुपये का टोटल बैलेंस है, 100 रुपये होल्डिंग कंपनी से आ रही है, 40 रुपये सब्सिडी 1 से आ रही है, 4 रुपये सब्सिडी 2 से आ रही है, 3 रुपये सब्सिडी 3 से आ रही है, 2 रुपये सब्सिडी 4 से आ रही है, 1 रुपया सब्सिडी 1 से आ रही है। मुझे बताएं मैं इन 5 सब्सिडीज में से किस सब्सिडी को सेलेक्ट करूं? क्लियर हो मेरे बच्चों? तो मेरी अप्रोच समझ आ रही है? तो मैं हर एक चीज़ के ऊपर आपको हाथ के हाथ इलस्ट्रेशंस भी दे रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहे। कंपोनेंट ऑडिटर को आप रिस्क असेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और परफॉर्मेंस फेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू डिटरमाइन द कंपोनेंट, इसका मतलब है आप इन फैक्टर्स को देखेंगे। अब जब कंपोनेंट आपने सेलेक्ट कर लिया S1 और S1 को ऑडिट कर रहा है KPMG, तो अगला सवाल अब क्या बनता है मेरे बच्चों? पहला स्टेप स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप स्ट्रेटेजी का था कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया। अब जब कंपोनेंट सेलेक्ट हो गया तो अगला काम कंपोनेंट ऑडिटर। हाँ भाई, तो कंपोनेंट ऑडिटर कौन है? KPMG। तो अगला सवाल, क्या KPMG के काम पे, क्या KPMG को इंगेज करूं, क्या KPMG के काम पे रिलाई करूं, ना करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं? तो इसलिए वो कहता है हाउ टू डिटरमाइन वेदर। ये आप समझ रहे हो बच्चों, ये 6-6 8-8 नंबर के सवाल हैं आपके सामने, ये 6-6 8-8 नंबर के सवाल स्ट्रेट आएंगे। हाउ टू डिटरमाइन वेदर कंपोनेंट ऑडिटर्स नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप एंड कंपोनेंट, सबसे पहले आप ग्रुप और कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग लें। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, आप अपना गिरेबान झांके कि क्या आप इसका ऑडिट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इनिशियल एक्सपेक्टेशन अबाउट द पोटेंशियल रॉम, एक्सटेंड टू विच द कंपोनेंट्स आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। अब जो मैं एक ग्रुप को ऑडिट कर रहा था और हमारे कोई 25-30 कंपोनेंट सेलेक्ट हुए थे और 25-30 कंपोनेंट यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट हर जगह पे फैले हुए थे, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इन सारी जगह पे ऑडिट कर सकूं? एक्सेस अरेंजमेंट, अगर मुझे लगता है कि कंपोनेंट ऑडिट से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो 2 टके की इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा, क्या अब भी मैं कंपोनेंट ऑडिटर को कंपोनेंट सेलेक्ट हो चुकी है, क्या अब उस कंपोनेंट ऑडिटर के काम पे रिलाई करूंगा या खुद से करने की कोशिश करूंगा? मेरा बच्चा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नेचर ऑफ कंपोनेंट एक्टिविटी सच एज स्पेशलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सिटी। आइजा आपसे कहता है कि जो कंपोनेंट लोकल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है उसके पास लोकल लॉज एंड रेगुलेशन की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होता है कि वो ऑडिट कर सके, बिकॉज वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, सही है, और वो बहुत सालों से ऑडिटर कर रहा होगा। क्या तक बात समझ आती है? और पिछला एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है, आप कंटिन्यू करें, आपका अच्छा नहीं रहा, ये आपको बता रहा बच्चों ये मुफ्ते के 6 से 8 नंबर हैं। ज़बरदस्त। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब KPMG की इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, ये KPMG की जिम्मेदारी है या PwC की जिम्मेदारी है? जल्दी से बता दो, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है? ज़बरदस्त। ये तो आपसे कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपोनेंट ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। क्या रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट डिफर हो सकती है बिटवीन कंपोनेंट ग्रुप ऑडिट? बड़ा टेक्निकल सवाल है ये। क्या दोनों की एथिकल रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती है? कर सकती है भाई। डेलॉयट की एथिकल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, KPMG की अलग है। डेलॉयट अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है लाइट से और पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, तो डेलॉयट जो है वो KPMG को बोलेगा कि भाई तुम्हें इनको भी कंसीडर करना है, बिकॉज तुम्हारे भरोसे ही तो मैं एविडेंस ले रहा हूँ। तो जितना मैं इंडिपेंडेंट हूँ उतना ही तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है मेरे बच्चों। क्लियर हो? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रहा था कि PwC कराची में बैठा है, KPMG स्विट्ज़रलैंड में बैठा है। तो PwC कराची ICAP के कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट करती है जो कि सिमिलर है ISBA कोड ऑफ एथिक्स से, तो मतलब दोनों जगह सेम है, कोई मसला नहीं है। लेकिन PwC कराची जो है वो कंपनीज एक्ट में जो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का सेक्शन है उससे भी कंप्लाई कर रही होती है। क्या स्विट्ज़रलैंड वाली कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रही होगी? क्या PwC की जिम्मेदारी है कि KPMG को कम्युनिकेट करे कि भाई क्या तुम इन रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करते हो कि नहीं करते? कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ड्यू नहीं है, याद आ रहा है? कोई गैस का बिल 90 दिन से ज़्यादा तो ड्यू नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन से ज़्यादा तो ड्यू नहीं है। डन हो गया? तो PwC ने ये बातें भी कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब अगला सवाल ये आसान है। इंगेजमेंट रिसोर्सेज। अगेन प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इंगेजमेंट रिसोर्सेज किसकी जिम्मेदारी? ग्रुप की। ग्रुप कैसे देखेगा, इंगेजमेंट पार्टनर कैसे देखेगा कि भाई कंपोनेंट ऑडिटर के पास कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी है? इसको कैसे इवेल्युएट करेगा मेरे बच्चों? सिंपल सी मार्क्स हैं। हाँ, प्रायर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल स्टैंडिंग, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट नॉलेज, लोकल लॉज नॉलेज,
technical competence, technology skills, sufficient time, quality monitoring information, inspection findings, and ability to communicate effectively. These are the factors considered by the group audit or group engagement partner to evaluate the competency of the component auditor. Clear हो? अगर वो ethical requirement से comply नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे? इसका मतलब है मैं अब component auditor को involve, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या अब भी उसके काम पे आप रिलाई करेंगे? नहीं, अब आपको डायरेक्टली एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। अच्छा जी, ज़बरदस्त। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज हो गई। अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो KPMG की टीम बैठी हुई है, जो काम कर रही है स्विट्ज़रलैंड में, और PwC कराची वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या PwC कराची और जो PwC फर्म का पार्टनर है, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि KPMG के पार्टनर्स और उनके सीनियर मैनेजर्स और उनके डायरेक्टर्स की डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करें? यस यस यस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर। उसकी जिम्मेदारी कि वो मेक श्योर करे कि जो KPMG का पार्टनर है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर फाइल है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन, और एक और वर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड रिव्यू। जब मैं बात करता हूँ रिव्यू की, तो इसका मतलब है मुझे वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करना पड़ेगा। डन हो गया? अच्छा भाई, कितना रिव्यू करूँ? घुस के रिव्यू करूँ, ऊपर से रिव्यू करूँ, कैसे रिव्यू करूँ? डिपेंड करता है भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के ऊपर, डिपेंड करता है कंपोनेंट ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के ऊपर, डिपेंड करता है पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर, डिपेंड करता है मेरी सेम फर्म से है कि नहीं है, लोकेशन कहाँ पर है, एक्सेस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, नेचर ऑफ द वर्क मैंने उसको क्या असाइन किया था, इन सारे मैटर्स पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों। क्लियर हो? फ़ायदा हो रहा है? समझ आ रहा है? चीज़ें आसान लग रही हैं अब कि स्ट्रेट पॉइंट से आयजा में लिखे हुए, पता चल जाएगा ना सवाल ये है, ये पता चल गया ना भाई, ये सवाल आते हैं, ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, बस फिर टेंशन क्या है, फिर एज रेफर ही तो करना है। बेहतरीन हो गया। अब सुनना, कितना ज़बरदस्त बात है, कितनी ज़बरदस्त बात है। कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर जनरल। सही है, मैं कंपोनेंट ऑडिटर से क्या कम्युनिकेट करूं? खुदा का वास्ता है, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। ये जो वर्ड मैंने लिखा है, ये जनरल का वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आपने जेनेरिक बात कर रहा है आपसे। क्या मतलब जेनेरिक बात कर रहा है? आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि जी आपने क्या कम्युनिकेट करना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्युनिकेट करनी है, आपने बताना है कि जी मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपने बताना है कि जी आपने क्या काम करना है, किस टाइम पे करना है, मुझे कब तक रिपोर्ट देनी है, और किस तरीके से हम जो है वो आगे जाके स्टेटस कॉल्स वगैरह रखेंगे जिसमें हम 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तो ना रिस्क आ रहा है, इसमें तो ना मटीरियलिटी आ रही है, इसमें तो ना वो प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो कि इसको परफॉर्म करना है। मैंने आपसे क्या कहा? ये कौन सा पॉइंट है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो कौन सा पॉइंट है? जेनेरिक है। उसके नीचे जैसे जैसे हेडिंग आती रहेगी, जैसे जैसे हेडिंग आती रहेगी, वो सारे के सारे मैटर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? स्पेसिफिकली इन हेडिंग्स के अंदर क्या करने पड़ेंगे मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो। कम्युनिकेट करने पड़ेंगे मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हो? ये आपकी प्लानिंग का जो 315 है। The point is how ISA 315 is going to be applied in the group audit. कैसे अप्लाई होगा? कैसे अप्लाई होगा? What understanding must the group auditor obtain under ISA 315 में किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ मैं? एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, सेम सारी चीज़ें मुझे वही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? वर्ड कौन सा आ रहा होगा उनके पीछे वर्ड कौन सा आ रहा होगा? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, उन सारी चीज़ों से पीछे वर्ड कौन सा आ रहा होगा? ग्रुप का वर्ड आ रहा होगा मेरे बच्चों। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सही है, तो ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग लूँगा, ग्रुप के कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूँगा, ग्रुप के ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग लूँगा, ग्रुप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लूँगा, ग्रुप के पास फाइनेंसिंग कहाँ से आती है, ग्रुप क्या इन्वेस्टमेंट करता है, सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो ग्रुप लेवल। तो मैं किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लूँगा? इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लूँगा। अगला सवाल, कैसे लूँगा है भाई? अगला सवाल कैसे लूँगा? अगला सवाल ऐसे लूँगा कि मैं ग्रुप से, कंपोनेंट मैनेजमेंट से, 2 साबित गवर्नेंस से, इंटरनल ऑडिट से, रिस्क कंप्लायंस पर्सनल से, पिछले साल की नॉलेज से, कंपोनेंट ऑडिटर से, पिछले साल की डॉक्यूमेंटेशन से, वॉक थ्रू से, एनालिटिकल प्रोसीजर से, इंगेजमेंट टीम से, इन सारे ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके मैं इन सब की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूँगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सुनना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा हुआ आ रहा है वर्ड? क्या लिखा हुआ आ रहा है वर्ड मेरे बच्चों? मतलब ये जो कम्युनिकेशन है, ये छठा पॉइंट है कि पहला पॉइंट है? नहीं यार, फर्स्ट कहाँ से हो गया?
5 पॉइंट्स ऊपर कम्युनिकेट कर तो दिए जेनेरिक में, जब 5 पॉइंट्स ऊपर कम्युनिकेट कर दिए तो सीरीज अब जो है वो 6 से स्टार्ट हो रही है आपकी। क्लियर हो? तो इसका मतलब है जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं तो मुझे बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो मैं क्या और बताऊंगा, मैं ये बच्चों ये सारे क्या हैं, ये रिस्क असेसमेंट है ना, 315 रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट है ना। तो मैं टाइमली बेसिस पे रेलिवेंट टू द ग्रुप के नहीं, रेलिवेंट टू द कंपनी ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, related parties transaction identified by the group management or otherwise known to the group auditor that are relevant to the component work and relevant events or conditions that may cause significant doubt on the company's ability to continue as a going concern। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं उसको रिस्क बता रहा हूँ, मैं उसको रिलेटेड पार्टीज बता रहा हूँ, है मैं उसको इवेंट्स और कंडीशंस बता रहा हूँ। अच्छा, कंपोनेंट ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के दौरान क्या कम्युनिकेट बैक करेगा? इसका मतलब है एक खत यहाँ से ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर के पास गया, अब कंपोनेंट ऑडिटर की तरफ से ग्रुप ऑडिटर के पास क्या खत जाएगा? जो खत पहला था वही जाएगा। कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज है वो, कोई इवेंट और कंडीशंस है वो, उन चीज़ों के ऊपर जो खत आया तो उसी खत का जवाब जाएगा। किस फेज में? तो इसका मतलब है ग्रुप और जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो सिर्फ इंगेजमेंट के एंड में कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो प्लानिंग फेज में भी कम्युनिकेट करेगा। भाई आपने मुझे 4 रिलेटेड पार्टी बताई थी, मैं आपको बता दूं मेरे पास तो 5 रिलेटेड पार्टीज है, काम वाम कुछ नहीं करा है मैंने, प्लस आपने मुझे 3 इवेंट्स और कंडीशन बताए थे, मेरी सब्सिडी में तो 4 इवेंट्स और कंडीशन है। भाई जब ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूँ तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके मैं क्या हासिल करता हूँ? ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद मैं क्या 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 हासिल करता हूँ? मैं आइडेंटिफाई और असेस करता हूँ रिस्क को। तो ग्रुप लेवल पे रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी? ग्रुप। जब मैं आपसे कहता हूँ ग्रुप लेवल का मतलब, तो इसका मतलब ये है कि पीडब्ल्यूसी जो है कहाँ गया पीडब्ल्यूसी भाई? 100-150 वाला पीडब्ल्यूसी कहाँ गया? पीडब्ल्यूसी जो है वो 100 रुपये के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा या पीडब्ल्यूसी 150 रुपये के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा? तो ग्रुप लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी? ग्रुप लेवल पे मेरा बच्चा रिस्क आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी? ग्रुप लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी ग्रुप ऑडिटर की। और तभी ग्रुप ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा था। अच्छा, व्हाट इफ कंपोनेंट ऑडिटर्स परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि आप कंपोनेंट ऑडिटर को प्लानिंग फेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करें तो ग्रुप ऑडिटर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएट वेदर द एविडेंस फ्रॉम बोथ group and component risk assessment works provides an appropriate basis. If not, additional risk assessment procedures are required. तो अगर कंपोनेंट ने रिस्क असेसमेंट करी है तो अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी? बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अगला फेज मटीरियलिटी का। कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मैच्योरिटी कब डिटरमाइन करेंगे? या आपको कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मैच्योरिटी कब डिटरमाइन करेंगे? जब सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स आर डिसएग्रीगेटेड अक्रॉस द कंपोनेंट्स एंड ऑडिट प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन कंपोनेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब इसका भाई? इसका मतलब ये 100, 40, 4, 3, 2, 1, आपने एक कंपोनेंट सेलेक्ट करा 40 वाला और आपने कहा जो 150 रुपये का नंबर है ये डिसएग्रीगेटेड है और ये 40 रुपये जो पड़ा हुआ है ये सब्सिडी में पड़ा हुआ है। जब ये 40 रुपये सब्सिडी में पड़ा हुआ है तो आपने जो है 150 रुपये के ऊपर एक ग्रुप मटीरियलिटी तो डिटरमाइन करी होगी मेरे बच्चों, ऐसा ही है? क्या वो ग्रुप मटीरियलिटी सेम होगी सब्सिडी के लिए भी? नहीं 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 नहीं, वो दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इस कंपोनेंट के लिए, अच्छा इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? इसके ऊपर काम केपीएमजी कर रहा है, तो इस केपीएमजी के लिए आपने कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करनी होगी। डन हो गया? बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों। मैं एक चीज़ समझ लो मेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस 150 रुपये का आ रहा है, सही है, और अगर 150 रुपये का आ रहा है और ये 150 रुपये का बैलेंस सेंट्रली टेस्टेड हो सकता है। सेंट्रली टेस्टेड का मतलब ग्रुप लेवल पे टेस्ट हो सकता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर ये बैलेंस ग्रुप लेवल पे टेस्ट हो सकता है तो इस बैलेंस को टेस्ट करने के लिए मुझे एक ग्रुप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चाहिए होगी। अच्छा, 150 का बैलेंस 100 रुपये होल्डिंग कंपनी से आ रहा है, 30 रुपये सब्सिडी 1 से आ रहा है, 20 रुपये सब्सिडी S2 से आ रहा है, लेकिन ये सारा का सारा बैलेंस ये रिकॉर्ड्स है, ये होल्डिंग कंपनी के पास अवेलेबल है। तो क्या मुझे कंपोनेंट ऑडिटर के पास जाने की ज़रूरत है? क्या डेटा बहुत ज़्यादा डिसएग्रीगेटेड है या सेंट्रली है? मेरे बच्चों ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मेरी एग्जांपल समझना। अब यही 150 का बैलेंस है,
इसमें से होल्डिंग कंपनी के पास 100 आ रहा है, S1 में 30 आ रहा है, S2 में 15 आ रहा है, S3 में 5 आ रहा है। होल्डिंग कंपनी में जो 100 रुपये का बैलेंस है उसको मैंने ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियल डिटरमाइन करी और मैंने इस बैलेंस को टेस्ट कर लिया लेट से। क्या इसी ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से मैं इन सब्सिडरीज को भी टेस्ट करूंगा? यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से इनको टेस्ट करने की कोशिश करी तो आपके तो सैंपल्स बहुत कम आ जाएंगे। जब सैंपल्स लो हो जाएंगे तो डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा? जब डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा तो आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी विच शुड बी लोअर देन द ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मेरी बात याद रखिएगा, पहले स्टैंडर्ड में कंपोनेंट की 3 चीज़ें डिटरमाइन करते थे, मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। अब जो है वो मटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। जो ग्रुप की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी और ग्रुप का जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, क्या ग्रुप का टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट कंपोनेंट के टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के बराबर हो सकता है? बताइए, तो पूरा बैलेंस ही उड़ जाएगा बच्चों ने। तो इसका मतलब है ये भी कंपोनेंट की भी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट कम होगी। इट मस्ट बी लोअर देन द ग्रुप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टू एड्रेस एग्रीगेशन रिस्क। इट इज नॉट अ सिंपल मैकेनिकल परसेंटेज एंड मे डिफर बाय कंपोनेंट। अब कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है, जो भाई मुझसे पूछ रहे थे, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं भाई? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? एक्सटेंट ऑफ डिसएग्रीगेशन, साइज एंड नेचर ऑफ द कंपोनेंट। जितना बड़ा बैलेंस होगा उतनी बड़ी कंपोनेंट मटेरियलिटी होगी। एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जितने ज्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस होंगे उतनी कम मटेरियलिटी होगी। प्रायर ईयर मिस स्टेटमेंट, कंपोनेंट की रिस्क कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज्यादा रिस्क होगा और लाइक्लीहुड होगी मिस स्टेटमेंट की, उतनी कम मटेरियलिटी आप जो है वो रखेंगे मेरे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? ये गौर से देखना, ये वही चीजें जो कि आइजा 530 सैम्पलिंग में पढ़ा करते थे। तुमको याद हो कि ना याद हो? हाँ जी, याद है हमको हमारे सभी गुनाह। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, तीसरा टूट के कर ली। याद है? एक और वर्ड आ रहा है मेरे बच्चों यहाँ पे। अब इसका नंबर पहला है कि 7वां है? मेरा बच्चा अरसलान, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। समझ आ रही है बात भाई? समझ आ रही है ना? डन हो गया मेरे बच्चों। और भाई जब रिस्क भी आइडेंटिफाई हो गए और रिस्क कम्युनिकेट भी हो गए और मटीरियलिटी भी हो गई, तो इसका मतलब है रिस्पॉन्डिंग टू दी असेस्ड रिस्क। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है। सही है? तो भाई जो रिस्क है उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स क्या होंगे? उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स क्या होंगे? नेचर कौन डिटरमाइन करेगा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ग्रुप ऑडिटर, ग्रुप ऑडिटर, ग्रुप ऑडिटर। काम केपीएमजी ने करना है, लेकिन काम करना क्या है वो पीडब्ल्यूसी बताएगा। डर हो गया? अब सवाल ये है कि जब मैं रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ तो रिस्पॉन्ड मैं ग्रुप लेवल पे करूँ या कंपोनेंट लेवल पे करूँ? क्या मतलब मेरे बच्चों? बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं। जब मैं रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड कहाँ करूँ? मतलब वो जो प्रोसीजर डिज़ाइन किए हैं वो प्रोसीजर एक्चुअल में परफॉर्म कौन करे? वो ग्रुप ऑडिटर परफॉर्म करे कि वो कंपोनेंट परफॉर्म करे? ग्रुप ऑडिटर परफॉर्म कब करेगा? जब सेंट्रली होंगे। और कंपोनेंट ऑडिटर कब परफॉर्म करेगा? जब रिस्क लोकली होगा, एविडेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे ऑब्टेन हो सकते हैं कंपोनेंट में। कंपोनेंट के सिस्टम्स और कंट्रोल डिफरेंट हैं होल्डिंग कंपनी से। सेंट्रली परफॉर्म प्रोसीजर जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो फिर किसको इंगेज करने की ज़रूरत होगी? किससे काम करवाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? कंपोनेंट से काम करवाना पड़ेगा। आप इसकी स्टोरी समझ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं मेरे बच्चों? ये एक एक स्टेप, दोनों पॉसिबल क्वेश्चन निकलेंगे कि भाई अगर काम करना है तो कौन करेगा? ग्रुप करेगा कि मैं करूँगा? अच्छा भाई, अगर कंपोनेंट करेगा तो क्या कंपोनेंट को बता दूँ, कुछ कम्युनिकेट करवा दूँ? एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे यार, गिनती भूल गया हूँ, मुझे गिनती बता देना ज़रा। बच्चों समझ आ रही है? तो कम्युनिकेशन अगर पेपर में आएगा क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, तो इसका एक पैराग्राफ नहीं है, इसके 10 पैराग्राफ होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, ये पेपर में एक्सपेक्टेड आ जाएगा। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जी व्हाट पॉसिबल स्कोप्स ऑफ द फर्दर ऑडिट वर्क मे बी असाइंड एट अ कंपोनेंट। तो अगर कंपोनेंट को असाइन करना है तो क्या करूँ? पूरे के पूरे एफएस पकड़ा दूँ? अम्मार साहब अब कुछ सुकून आया? अच्छा मेरे बच्चों मुझे बताओ, या तो कंपोनेंट को मैं कहूँगा भाई एफएस के अंदर जितने भी बैलेंस आ रहे हैं ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, सब का सबके ऊपर काम कर। डन हो गया? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, अच्छा इसके मैं थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओके, और इसके अंदर आ रहा है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, और पीपीई और इन्वेंट्री। डन हो गया बच्चों? फिलहाल आसान रखें। अच्छा अब स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? जो अप्रोच चेंज हुई है वो अप्रोच चेंज हुई है कि स्टैंडर्ड कहता है कि जी आप इनमें रिस्क आइडेंटिफाई करो। पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्या आप कहते हो रेवेन्यू पे रिस्क है?
अगर रेवेन्यू पे रिस्क है तो फिर जाके चेक करो कि क्या रेवेन्यू सेंट्रली है, या मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मेरे बच्चों, या डिसएग्रीगेटेड है। अगर सेंट्रली है तो कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और अगर डिसएग्रीगेटेड है तो फिर कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करो और कंपोनेंट ऑडिटर से काम करवा लो। अगर तो करवाना है, नहीं करवाना, खुद भी करना है, खुद भी कर लो जाके। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कंपोनेंट पे रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप लेवल पे रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बच्चों मेरी बात खुदा का वास्ता है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं ग्रुप लेवल पे, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सारे के सारे कंपोनेंट सेलेक्ट होगा और सारे के सारे बैलेंसेस पे काम हो रहा है। अभी क्या होता है, मैं देखता हूँ भाई मैं ग्रुप पे ओपिनियन दे रहा हूँ, तो रिस्क भी ग्रुप लेवल पे देखूंगा। अगर मैं ग्रुप लेवल पे देखता हूँ, सही है, और मैं ग्रुप लेवल पे कहता हूँ कि ग्रुप लेवल पे रेवेन्यू पे रिस्क है, इसका मतलब है अब रेवेन्यू पे आप देखें कि रेवेन्यू का बैलेंस कितना है, 150 रुपये का। अच्छा, अगर 150 का बैलेंस है तो क्या ये सेंट्रली टेस्ट कर सकते हो? तो वहाँ टेस्ट कर सकता हूँ, दफ़ा करो, कंपोनेंट को ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर सेंट्रली टेस्ट नहीं कर सकते तो बस 150 का डिसएग्रीगेशन क्या है, 100 + 40 + 6 + 4। तो ठीक है, ये 40 वाली सब्सिडी सेलेक्ट कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, तो इस सब्सिडी को सेलेक्ट कर लो और इसके लिए कंपोनेंट को उठाओ, कंपोनेंट को पकड़ो और कंपोनेंट से काम करवा लो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? और काम किसके ऊपर करवाओ? रेवेन्यू के ऊपर। कंपोनेंट को बोलो तुम अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर करते रहो, जो करना है करो, मुझे तुमसे रेवेन्यू के ऊपर काम चाहिए। फिर उसके बाद, तो इसका मतलब ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रोसीजर्स ऑन अ पर्टिकुलर क्लासेस बैलेंस एंड, क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, फिर ये क्या है भाई, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स डायरेक्टेड टू आइडेंटिफाइड रिस्क और असर्शंस। मैं कहता हूँ यार पीपी है ना, इसकी इम्पेयरमेंट पे तो मैं काम कर लूँगा, लेकिन ये पीपी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये तो मुझे नहीं पता। ये तो स्विट्ज़रलैंड में है, माल्टा में है, मिडिल ईस्ट में है, तो इस एग्जिस्टेंस के ऊपर मैं किससे काम करवा लूँ? तो मैं पूरे अकाउंट बैलेंस पे काम नहीं करा रहा, अकाउंट बैलेंस की एक स्पेसिफिक असर्शंस के ऊपर काम करा रहा हूँ। क्या ये पॉइंट समझ आता है? अब वो आपसे कह रहा है बताएं कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कब ज़रूरी होगा, पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कब ज़रूरी होगा? जब ऑडिट एविडेंस आपको सारे के सारे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन और आपको सारे के सारे बैलेंसेस पे चाहिए होगा, कंपोनेंट के अंदर वो सारे के सारे बैलेंसेस मौजूद है। तो बजाय इसको आप ये बोलो इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन, सारे के सारे वही 90-95% आप कहोगे भाई पूरे के पूरे एफएस पे काम करना है। कब एक स्पेसिफिक बैलेंस पे काम करवाने की ज़रूरत होगी? जब ग्रुप असेस्ड ग्रुप रिस्क, कौन सा वर्ड आ रहा है, ग्रुप रिस्क, आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। पूरी सब्सिडी के जितने बैलेंस आ रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ग्रुप पे ये रिस्क है, सही है। अब जो ये रिस्क है, तो ये रिस्क जो है वो 100 रुपये यहाँ बैठा हुआ है, 40 रुपये वहाँ बैठा हुआ है, 5 रुपये वहाँ बैठा हुआ है, 4 रुपये वहाँ बैठा हुआ है, 1 रुपये वहाँ बैठा हुआ है। तो मेरा जो स्पेसिफिक रिस्क है उसके लिए मैं स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म कर लूँगा। अगली चीज़ भाई, जब तक वो बैठ के काम कर रहा है किसके ऊपर, जो मेरे रिस्क थे उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब है मैं मीनवाइल किसके ऊपर काम कर लूँ भाई? मैं मीनवाइल किसके ऊपर काम कर लूँ? कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में सबसे पहली चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी कि सारी की सारी एंटिटीज़ और बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडेड हैं। जितनी भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है, कहीं मैनेजमेंट बाइसनेस तो नहीं है और कहीं फ्रॉड फैक्टर। कंसोलिडेशन बनाई है ना यार, कंसोलिडेशन की है ना बच्चों, पढ़ी तो होगी ना यार। 100 रुपये लिया, 50 रुपये लिया, आगे जाके एक एडजस्टमेंट पास कर दी, जितनी भी सब्सिडीज़ थी उन सबको। तो ये सिंपल सी बात करेंगे, क्या सारी की सारी सब्सिडीज ऐड कर दी हैं और जो भी एडजस्टमेंट्स पास करें वो अप्रोप्रिएट है, कंप्लीट और एक्यूरेट है। तो भाई नॉर्मली प्रोसीजर्स क्या होंगे, मतलब काम तो ये करना है, ये करूँ कैसे? तो भाई जितनी भी कंसोलिडेशन की जर्नल एंट्रीज पास हुई होंगी, जितनी भी इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशंस होंगी, जितनी भी रिक्लासिफिकेशंस होंगी, जितनी भी कंसोलिडेशंस और कंट्रोल्स होंगे, जितनी भी अनयूजुअल मैनुअल एडजस्टमेंट्स होंगी, इन सारे की सारी एंट्रीज़ को आपने टेस्ट करना है। मुबारक हो, उसने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स तक आपको बताए हुए हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो तरह? अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिफरेंट होगी, अब क्या करें? मेक श्योर करें कि एडजस्टमेंट पास हुई है कि नहीं हुई। अगर रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट होगी, आप क्या करें? मेक श्योर करें कि जो एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से पास की गई है कि नहीं गई। और क्या यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है? हो गया 9th, बेहतरीन हो गया यार। एक चीज़ सुन लो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सिनेरियो है, सामने से गुजर रहा है तो बता देता हूँ। वॉट इफ़ अ कॉम्पोनेंट ऑडिटर प्लान टू यूज़ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट? What if component auditors work on the consolidation process or sub consolidation?
ये बड़ी गहरी बात कर रहा है। इसका एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। S1 ने S2 के साथ एक ट्रांजैक्शन करी होगा, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे। ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है नहीं तो अच्छा, सब सब्सिडरी या सब कंसोलिडेशन क्या होता है? सब कंसोलिडेशन होता है होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी S1, S1 की एक सब्सिडरी S2। तो पहले S2 S1 के पास मर्ज होगी, फिर S1 है, तो ये सब कंसोलिडेशन हो गई, डन हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था मेरे बच्चों, S1 S2 सही है। S1 ने S2 के साथ ट्रांजैक्शन करी और डिस्क्लोज करा ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे। अब इस आर्म्स लेंथ को क्लेम करने के लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट को एंगेज किया और इस एक्सपर्ट ने उसकी वैल्यूएशन करके दी। क्या यहाँ पे जो ऑडिटर है, जो कि कंपोनेंट ऑडिटर होगा, क्या वो एक्सपर्ट एंगेज कर सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो वैल्यूएशन हुई है वो सही हुई है कि नहीं? अच्छा, क्या टेक्निकली स्पीकिंग कंपोनेंट ऑडिटर इस कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के ऊपर काम कर रहा है? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है ना भाई, एलिमिनेट होगी, तो क्या टेक्निकली स्पीकिंग कंपोनेंट ऑडिटर जो है वो इस इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रहा है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस से रिलेटेड कंपोनेंट ऑडिटर भी काम कर सकता है और कंपोनेंट ऑडिटर किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकता है? क्या ये दोनों सिनेरियो क्लियर है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया। आखिरी चीज़ भाई, अब आया इम्तिहान। अब इम्तिहान आया भाई। अब जाके उसके काम को इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है। What matters must a component auditor communicate to the group auditor at completion? अब तक तो ये आ रहा था ग्रुप ऑडिट कंपोनेंट ऑडिटर को ये बताएगा, जेनेरिक बताएगा, स्ट्रेटजी बताएगा, रिस्क बताएगा, मटीरियलिटी बताएगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स बताएगा, रिलेटेड पार्टीज के नाम बताएगा। अब जब मैंने इतने सारे ख़त तुम्हें लिखे तो तुम्हें भी तो ख़त का जवाब देना होगा। एट मिनिमम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटेड, वेदर रिक्वेस्टेड वर्क वॉज परफॉर्म्ड, ethical independence compliance, non-compliance with laws and regulation, corrected uncorrected misstatement above the threshold, possible management biasness, internal control deficiencies, relevant fraud, significant matter communicated to the component management, other matter relevant to the group, exceptions in written representations and overall finding conclusion। प्यारे बच्चों, तो एक साथ वो सारे के सारे 10 के 10 और 12 के 12 मैटर्स का मुझे ख़त का रिप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आगे जाके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उसका काम एडिक्वेट नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर ग्रुप ऑडिटर ने खुद काम करना पड़ेगा, नहीं कर सकता, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट में ऑब्टेन नहीं हुआ। आगे वाले पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल और बेसिक है। अब मुझे बताओ यार, हमने कुछ 1-1.25 घंटा पढ़ा, 75 मिनट्स हमने पढ़ा, मेरे बच्चों को कुछ फ़ायदा हुआ? वर्थ थी 75 मिनट्स की? बेहतरीन हो गया। तो ये मैं हैंड आउट भी आपसे शेयर कर लूँगा, मैं इसकी बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करा दूँ, बिकॉज रात भर बैठ के मैं बना रहा था उसको। तो पूरा एज 600 पढ़ के एक पॉइंट यहाँ पे आपके लिए लिख दिया ताकि सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएं, तो ज़िंदगी आपकी इंशाल्लाह इससे आसान हो जाएगी। प्लस ये हैंड आउट भी अगर आप देखें तो अब आपको ये हैंड आउट समझ में आएगा। डिटरमाइनिंग वेदर द ऑडिट इज़ अ ग्रुप ऑडिट, क्या ये वर्ड मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? 10 मिनट में क्लास ऑफ होने वाली, जवाब दे दो, सही है। क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज समझ आ रही है मेरे बच्चों को? क्या प्लानिंग एंड स्कोपिंग ऑफ अ ग्रुप ऑडिट, क्या ये बात समझ आ रही है? और जब प्लानिंग एंड स्कोपिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स और रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जब कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट्स पे कंपोनेंट ऑडिटर की ज़रूरत है या नहीं। डिटरमाइनिंग दी कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्वमेंट, जब कंपोनेंट ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट देखोगे तो उसकी कॉम्पिटेंसी भी देखनी है, उसके काम को डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू भी करना है। अब ये हैंड आउट समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? और मुबारक हो यार, मतलब जितना भी बड़ा ISA 600 था, इसको सुकून से हमने जो है वो आराम से पढ़ लिया। एक काफ़ी लेंथी चीज़ को हमने बड़े लॉजिकली उसके साथ कवर कर ली। प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। एक बड़ा अच्छा सवाल था, ये सवाल प्योरली ISA 600 के ऊपर है। अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो ये सवाल मैं कल करवा दूँ। ये सवाल अगर मैं आपको भेज दूँ, आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, और अगर आपकी इजाज़त होगी तो ये सवाल जो है मैं आपको कल अटैम्प्ट करा दूँगी। पूरा सवाल ISA 600 के ऊपर है। पास पेपर में जितने भी सवाल थे सारे के सारे करा चुका हूँ। ACC के 2-4 सवाल थे वो करा चुका हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ और प्रोफेशनल बॉडीज़ के मैंने अच्छे सवाल निकाले हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको करवा दूँगा बच्चों। क्लियर हो यार? नेक्स्ट सेशन देखें, या तो इंशाल्लाह संडे को होगा लेट नाइट, या इंशाल्लाह मंडे हो जाएगा। चलो बच्चों, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मुझे, और मेरी सेहत के लिए दुआ करना मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।